बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ऑक्सीजन की सप्लाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट की मरकज से किया सवाल। ऑक्सीजन के मसले के हल के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह सवाल किया गया है कि ऑक्सीजन के मसले के हल के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से बाज अफराद की मौत भी हुई है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा। आपको बता दें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कई सवालात मरकज से उठाए गए हैं कि ऑक्सीजन के मसले के हल के लिए क्या कुछ इकदाम उठाए गए हैं। चूंकि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से बाज अफराद की फौत भी हुई है, मरकज ऑक्सीजन की सप्लाई के सिलसिले में एक खाका तैयार करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाए। तो चलिए मजीद तफसीलात हासिल करेंगे सुशील पांडे से। सुशील पांडे, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़े सवाल उठाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे रूप से सवाल ये किया है सेंट्रल से कि जब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से सवाल जवाब किया जा रहा है, तो आखिर जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का था कि 400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन है जो उनको दिया जाना चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछा कि आखिर जो हाई कोर्ट में आप मामले की सुनवाई कर रहे थे, उस टाइम गलत जानकारी आपने हाई कोर्ट को क्यों दी, जबकि हमने आपसे ये कहा था कि 400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो दिल्ली को दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में जस्टिस शाह ने कहा कि आखिर केंद्र सरकार दूसरे राज्यों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देती है, तो आखिर दिल्ली में ऑक्सीजन देने में केंद्र सरकार को क्या आपत्ति है। सबसे बड़ी बात जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिल्ली, न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश भर में जब तमाम राज्यों को जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है केंद्र सरकार, उसके लिए एक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, एक सेंटर होना चाहिए जहां पर ये जानकारी मिले कि कितनी मात्रा में किस राज्य को कितना ऑक्सीजन दिया गया। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी सवाल किया कि हमारे आदेश के बाद से आपने कितने मैट्रिक टन ऑक्सीजन फिलहाल दिल्ली को दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि पहले दिन 431 मैट्रिक टन, उसके बाद 531 मैट्रिक टन, और उसके बाद का जो डेटा है वो उन्होंने कहा कि हमें समय लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से सीधे ये सवाल कर रहा है कि आखिर ऑक्सीजन सप्लाई करने में कवायद क्यों बरती जा रही है। बिल्कुल, एक जज की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर एक जज ऐसा महसूस कर सकता है तो आम लोग क्या कुछ महसूस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ का अपना ऑब्जर्वेशन था कि हम न केवल एक जज हैं बल्कि एक आम आदमी हैं। बिल्कुल। और ऐसे में जैसी पीड़ा वो फील कर रहे हैं ऐसे हम भी फील कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि चूंकि अभी पूरा देश जो है वो एक महामारी से गुजर रहा है, और ऐसे में ऑक्सीजन जो फिलहाल 21वीं सदी में ये कहना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन से किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाए, वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली स्थिति है। और इसीलिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सजग हो, तैयार हो और पर्याप्त मात्रा में दिल्ली को ऑक्सीजन दिया जाए। बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, देखना बेहद अहम होगा कि क्या। बिल्कुल, अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मरकज को एक खाका तैयार करने को भी कहा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खाके में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। तो तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। एक और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। लॉकडाउन में भीड़ भाड़, भोपाल में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लॉकडाउन में आम दिनों जैसे हालात बने हुए हैं। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है कि लॉकडाउन में भीड़ भाड़, लॉकडाउन के दौरान धज्जियां उड़ाई जा रही है। जितनी भी एहतियाती तदाबीर अपनाने को कहे गए थे, लॉकडाउन में आम दिनों जैसे हालात नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त मुल्क में कई मकामात पर लॉकडाउन नाफिज किया गया है। ताम कई मकामात से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वहां पे आम दिनों जैसे हालात दिख रहे हैं। तो भोपाल में भी इस तरह के
जो मंजर वो दिख रहे हैं कि वहां पे लॉकडाउन जैसी सूरत हाल जो है वो नहीं दिख रही है, बल्कि जिस तरह का आम जैसा माहौल है, आम जैसी सूरत हाल है, वैसा ही इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप खूब देख सकते हैं कि भोपाल में किस तरह से आम दिनों की तरह सूरत हाल दिख रही है। टीवी स्क्रीन पर जो लोगों को जो मूवमेंट है उसको लगातार कम करने की आवश्यकता है, और ये कोरोना कर्फ्यू का ही परिणाम है कि हम लोगों की जो पॉजिटिविटी है, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, उसमें कुछ रुकावट और कुछ धीमापन आना शुरू हुआ है। तो इसको देखते हुए बहुत सारे विषयों पे विचार चल रहा है, एंड हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट के जो भी सदस्य हैं उनसे निरंतर संपर्क में हैं, और उनसे बातचीत करके ही यदि और कुछ सख्ती लागू करनी होगी तो उस पर विचार करेंगे। तो चलिए सीधा रुख करते अपने नुमाइंदे मेहताब। मेहताब, ये बताइए कि भोपाल में इस वक्त भीड़ भाड़ वाली तस्वीरें हमारे पास आ रही है, तो जो जिस तरह का लॉकडाउन वहां पे नाफिज किया गया था बिल्कुल उसके बरक्स है। यकीनी तौर पर इंशा आप खुद देख सकते हैं कि ये जो हमारे पीछे ये जो सड़क है, आप देखिए कि इस पे किस तरह की भीड़ ये देख रही है। क्या इस पे आपको लगता है कि ये लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू है? यहाँ पर इस तरह से लोग बड़ी तादाद में अपने घरों से निकल रहे हैं, और कुछ जगहों पर तो ऐसी भीड़ है कि जो आम दिनों में भी इस तरह की भीड़ नहीं होती थी। हुकूमत इसी मामले को लेकर राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू को और सख्त करने पर गौर कर रही है, और ये भी जो है अंदर की जो खबर आ रही है, ज़राए का जो कहना है कि हुकूमत जो यहाँ पर पेट्रोल पंप है वो हफ्ते में 2 दिन खोलने की बात कर रही है, और इस तरह से किराना और जो सब्जी की दुकानें हैं उनको हफ्ते में 2 दिन ही प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके और ये जो भीड़ सड़कों पे बढ़ रही है उसको काबू में किया जा सके। बिल्कुल मेहताब, हम हर वक्त हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं कि वो हमारे लिए सहूलियात को मयसर नहीं रखते, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, दवाइयों का फुकदान है, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं इस मोहलिक बीमारी की। यकीनी तौर पर जो है हुकूमत अपना जो काम कर रही है, बजाय इसके कि हुकूमत से कदम मिलाया जाए, हुकूमत की जो कोशिशें हैं उस पर काम किया जाए। यहाँ पर हुकूमत ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राजधानी या भोपाल मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों की बात करें, वहाँ पर कोरोना का जो कर्फ्यू लगाया गया है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। लोगों को समझाया जा रहा है कि अपने घरों में रहें, गैर ज़रूरी तौर पर न निकले। हुकूमत ने जो है इसी वजह को देखते हुए इसमें जुर्माने की जो रकम है उसको 50 से बढ़ाकर 5,000 रुपए तक कर दिया, लेकिन लोग अब तक भी समझ नहीं रहे हैं, संजीदा नहीं हो रहे हैं, बल्कि उसी तरह से गैर जरूरी तौर पर निकल रहे हैं और अपनी नासमझी के तौर पर जो है कोरोना की बीमारी में। लेकिन मेहताब, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम तस्वीरों में साफ तरह से देख रहे हैं कि गाड़ियों की आमदरफ्त है, लोग आराम से चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन पर भी एक सवाल उठता है कि आखिर वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, पुलिस कहाँ है? इंशा कहने को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। अब आप देखिए कि इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये महिलाते शाही है, ये हमारे बराबर में इकबाल मैदान है, यहाँ पर मोती मस्जिद है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे देखिए बैरिकेटिंग लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुलिस का जवान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे पहले पुलिस के जवान होते थे, लेकिन इस वक्त कोई नहीं है। अगर धूप की शिद्दत को भी बात की जाए तो धूप की शिद्दत में पेड़ के साए में भी बैठा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो हुकूमत को अब इसके साथ अपनी बेदारी को भी सबूत देना है और आवाम को भी अपनी बेदारी का सबूत देना है, ताकि इस कोरोना की बीमारी को जो है सब लोग मिलकर इसकी चेन को तोड़ें, और ताकि हिंदुस्तान में जो कोरोना की बीमारी बढ़ रही है उसका खात्मा हो सके। बेदारी के सबूत देने की जरूरत दोनों तरफ से है, हुकूमत यहाँ पे मेहताब हुकूमत की नाकामी कहे कि बेबसी। देखिए यहाँ पर जो जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ रहा है,
क्योंकि पहले 1 दिन का हुआ, फिर 2 दिन का हुआ, फिर हफ्ते भर का हुआ, अब मुसलसल जिस तरह से बढ़ रहा है, अवाम बेजार हो चुके हैं। अवाम की ज़रूरतें जो नहीं है, वो लोग जो घरों में रहते हैं वो खुद कहाँ पर जाए, वो अपनी ज़रूरत के सामान कहाँ से लाए। वो लोग जो किराएदार हैं, उनके मकान मालिक उनसे किराए मांग रहे हैं, लेकिन जब उनका कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वो घरों में जो अपना किराया कहाँ से दें। रोज़ थानों के अंदर इस तरह की रोज़ शिकायतें बढ़ती जा रही हैं कि मकान मालिक किराया मांग रहा है, किराएदार ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए बेजारी भी बढ़ती जा रही है। इसमें हुकूमत ने जहाँ पे दूसरे तरीके से किसानों को बहुत सारी चीज़ों को माफ किया है, वहाँ पर दूसरी तरफ कदम लेकिन उठाने की जरूरत है। इससे पहले हुकूमत की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो भी मकान मालिक हैं वो अपने किराएदारों से किराया वसूल नहीं करेंगे, चूंकि लॉकडाउन का दौर है, मजदूरी के लिए नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में जो किराएदार है वो कैसे अपना किराया वसूल करेगी। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखे हुए हुकूमत ने एक फैसला लिया था कि किराएदार मकान मालिक किराएदार से किराया वसूल ना करे। लेकिन यहाँ पर इंशाअल्लाह सवाल है कि मकान मालिक कितने महीने का किराया नहीं लेगा। अगर मकान मालिक को आप अलग कर दें तो जो बिजली का बिल आ रहा है, एक किसी के घर में एक बल्ब जल रहा है लेकिन महीने का बिल 3-3 हज़ार रुपये आ रहा है, तो उस पर वो लोग क्या करेंगे। यहाँ पर हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया, हुकूमत ने लॉकडाउन का नफाज कर दिया, लेकिन जमीनी सतह पर जो मुश्किलात हैं उसकी तरफ कौन देखेगा। इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन है कि वाकई में आपका सवाल सही है कि जो बिजली बिल आता है वो कौन अदा करेगा। तो लेकिन ऐसे हालत में कौन जिम्मेदार है, मकान मालिक है कि या हुकूमत है। देखिए, मकान मालिक जो अगर उनके घर में 2 कमरे हैं, उन्होंने इसलिए दिया था कुछ पैसे उनके पास आ जाएंगे। कोरोना का अगर कर्फ्यू लगा हुआ है तो वो कितने महीने का माफ़ करेंगे, क्योंकि साल भर से ज़्यादा का अर्सा हो गया है और साल भर से जो है कितने लोगों को जो है जिनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का एक हिस्सा इस पर डिपेंड कर रहा है। जो मकान उन्होंने बनाया है, उन्होंने बैंकों से लोन लिया है, बैंक के लोन वो कहाँ से जमा करेंगे। तो क्योंकि हुकूमत या बैंक के लोग जो है लोन तो माफ़ नहीं कर रहे हैं, उनकी भी तो मजबूरी है, वो भी तो अपना किराया लेंगे। वो क्या अगर हुकूमत इस तरह का कोई कदम उठाती है कि जो लोग किराए पर रह रहे हैं उनके किराए हुकूमत की तरफ से अदा किए जाएंगे, जिस तरह से स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, जिस तरह से किसानों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, इस तरह से क्या कि इस तरह का ऐसा कोई कदम हुकूमत की जानिब से उठाया जाए ताकि वो लोग जो किराए पर रह रहे हैं, जो मुलाजमत कर रहे हैं, या लोग वो बच्चे जो किराए पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी अपनी जिंदगी में बहरहाल इस कोविड के दौर में क्या देखा जा रहा है कि हर कोई इंसान मजबूर है, चाहे किसी न किसी ताल्लुक से इंसान हमेशा बेबसी का मुजाहिरा ही करता जा रहा है। लेकिन इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अवाम की भी बहुत ज्यादा इखलाकीपन दिखाने की जरूरत है और हुकूमत का ताउन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो महताब, तमाम तर तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मुल्क भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में ऑक्सीजन को लेकर भी हर तरफ मारामारी मची हुई है। लोगों को ऑक्सीजन पाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गाजियाबाद नगर निगम ने 5 जून में ऑक्सीजन फराहम करने का इंतजाम किया है। यहाँ पे ये पेपर पूछ रहे हैं, जो पेपर हमारे पास है कह रहे हैं पेपर जमा कर जाओ, सिलेंडर खाली दे जाओ, सिलेंडर मिल जाएगा। नहीं, पैसे की अभी ऐसी कोई बात नहीं। ये जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की तरफ से जो लोग ऑक्सीजन की आवश्यकता है और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, नगर आयुक्त महोदय और जिला प्रशासन की ओर से एक पहल की गई है। ऐसे लोगों के लिए जो ऑक्सीजन समय पे अपने मरीज को नहीं दे पा रहे हैं, उन लोगों के लिए हम 10 बजे से 4 बजे के समय में वो खाली सिलेंडर लेके आएंगे और 36 से 48 घंटे में हम उनको भरा हुआ गैस का सिलेंडर देंगे। प्रक्रिया के लिए उसमें आप अपना एक सिलेंडर लेके आएंगे, आधार कार्ड लेके आएंगे और डॉक्टर ने जो उनको ऑक्सीजन देने के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखा है कि इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो पर्ची लेके आएंगे। 200 से और 500 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है सिलेंडर की। वो जमा करने के बाद में एक पर्ची उनको दे दी जाएगी और जब हमारे पास में सिलेंडर आ जाएगा तो हम उनको इन्फॉर्मेशन कर देंगे कि आप अपना सिलेंडर ले जाएं। बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 3 करोड़ वैक्सीन की खुराक की जरूरत है उन्हें। उन्होंने वजीर आजम
नरेंद्र मोदी को एक खत भी लिखा है जिसमें उन्होंने 3 करोड़ वैक्सीनेशन की खुराक की जरूरत का मुतालबा किया है। যেখানে যেখানে ক্লোজ করলে ভালো হবে সেই সব জায়গাগুলো আমরা বেছে নিয়েছি। অল সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল গ্যাদারিং শ্যাল বি প্রহিবিটেড এক্সেপ্ট দ্য কালচারাল অ্যান্ড প্রেয়ার, যেটা বলেছি আমরা 50 জনের মধ্যে, সেটা পলিটিক্যাল নয়, কালচারাল। অ্যাসেম্বলি গ্যাদারিংস আপ টু 50% only with physical distancing shall be permitted for cultural and religious purposes at a time with prior permission of local authorities and shall be notified. Permission নিয়ে করতে হবে। Movement of all local trains to be suspended from tomorrow. তার কারণ এখানে গাদাগাদি করে আসার ফলে এক তো 4-5 লাখ লোক বাইরে থেকে এসে আমাদের 12টা বাজিয়ে দিয়ে চলে গেছে। এখন তো আমাদের এটা রক্ষা করতে হবে। এখন তো রক্ষা করার জন্য আমাদের এই ব্যবস্থাটা কিছুদিনের জন্য করতে হচ্ছে। এবং ট্রান্সপোর্ট, স্টেট ট্রান্সপোর্টও যেটা আছে সেটা 50% ইনক্লুডিং মেট্রো, এটা আমরা 50% করে দেবো। নো ফ্লাইট উইল বি অ্যালাউড টু এন্টার বেঙ্গল, কলকাতা, বাগডোগরা, অন্ডাল from 7th May midnight from anywhere outside the state without RT-PCR negative test report of last 72 hours before boarding and proper health and thermal screening of passengers. বাইরে যেই প্লেনে আসুক তাদের RT-PCR মাস্ট এবং তাদের RT-PCR করে 72 ঘন্টার আগে থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে। অনেক সময় আমরা দেখছি কিছু ফেক সার্টিফিকেটও চলে আসছে, সুতরাং সেটাকে সার্ভাইলেন্সে রাখবার জন্য কখনো কখনো র্যান্ডাম সার্ভে হবে, যে সেটা যাতে ফেক যাতে না হয়। আর ইন কেস এনি প্যাসেঞ্জার্স যারা আর কি কোভিড এফেক্টেড হবে তাদের কিন্তু আমরা কোয়ারেন্টাইন করব এবং কোয়ারেন্টাইন facility to be arranged by airport authorities. ক্লিয়ার হয়েছে? বাইরে থেকে যে কেউ আসলো ঢুকে গেল, সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে, সার্টিফিকেটও আমরা রিচেক করব এবং 14 দিনের কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হবে এবং এয়ারপোর্ট অথরিটিস কোয়ারেন্টাইন এটা অর্গানাইজ করবে উইথ দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট। ইনকামিং প্যাসেঞ্জার্স যেটা হচ্ছে মানে লং ডিস্টেন্স ট্রেনস, ইভেন ইন্টারস্টেট যেটা বাসেস, ম্যান্ডেটারি তাদের RT-PCR টেস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে তবেই ঢুকতে হবে। র্যান্ডাম চেকিং কোভিডের চলবে। ওয়ার্ক ফ্রম হোম ফর প্রাইভেট সেক্টর, এটা 50% এভরি সেক্টরে, এভরি শিফটে। প্রাইভেটকেও বলে দেওয়া হচ্ছে, গভর্নমেন্ট যেমন 50% করছে ওদেরও এভরি শিফটে 50% করে কাজ বলা হচ্ছে ওয়ার্ক অ্যাট হোম থেকে করবে। বাজার হাট তো আগেই বলে দিয়েছি 7টা থেকে 10টা এবং 5টা থেকে 7টা। আর শুধুমাত্র জুয়েলারি শপস, যেটা বউবাজারে একটা জায়গা আছে, ওরা আমাদের কাছে একটা অ্যাপিল করেছিল, ওদের সকালে কেউ আসে না, তাই এক্সেপশনাল ওদের জন্য 3টে থেকে 5, ওদের জন্য আমরা 3টে থেকে 12টা থেকে 3টে করছি। ओनली ज्वेलरी शॉप्स 12टा থেকে 3টে। तो चलिए, ये थी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, जिन्होंने कोविड के हवाले से मरकज को एक खत लिखा जहां पे उन्होंने कोरोना खुराक की मांग की है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में एक मर्तबा फिर से लॉकडाउन की मुद्दत में तौसी की गई है। पिछले दिनों योगी सरकार ने लॉकडाउन में 2 दिनों का इजाफा किया था, अब भी 2 दिनों के लिए ही इजाफा किया गया है, यानी जुमेरात और जुमे को लॉकडाउन और पाबंदियों का निफाज रहेगा। 11 मई की सुबह तक बंदिशें बदस्तूर कायम रहेगी। इधर जवाबित किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर, जब्त किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दीगर दवाइयों के हवाले से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पर
प्रशांत कुमार ने हिदायत जारी की है। प्रशांत कुमार ने अदालत से इजाजत मिलने के बाद जब्त दवाइयों के इस्तेमाल की हिदायत जारी की है। आंध्र प्रदेश में आज दोपहर 12 बजे से 18 घंटों का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। दोपहर 12 बजे से सुबह 6 बजे तक रियासत में कर्फ्यू रहेगा और साथ ही रियासत में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। कर्फ्यू के दौरान हेल्थ, मीडिया और दीगर सर्विसेज को छूट दी गई है। आवाम को खरीदो फरोख्त के लिए सुबह 6 बजे तक से दोपहर 12 बजे का वक्त दिया गया है। रियासती हुकूमत ने बढ़ते कोरोना के मामलों को रोकने के लिए रियासत में 15 मई तक दिन का कर्फ्यू नाफिज किया है। दिल्ली के ओखला इलाके में रहने वालों के लिए ओखला जामा नगर मोहल्ले के नूर नगर स्कूल में 40 बेड्स का कोविड सेंटर तैयार किया गया है। इस सेंटर में लोग अपना आधार कार्ड दिखाकर एडमिट हो सकते हैं। सेंटर में ऑक्सीजन से लेकर सभी जरूरी इंतजामात किए गए हैं। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एमएलए अमानतुल्लाह खान ने इस सेंटर को तैयार करवाया है। मैं अमानतुल्लाह ओखला विधायक से मिल सके वहां हम इसको शिफ्ट करने का काम करेंगे। शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तकिम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक